इन दैट केस आपका क्या है, ये सैंड कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और वाइडली यूज भी होता है। आपको ऐसा नहीं है कि ये कास्टिंग जो है आपका टिपिकली होता है या फिर कैसे होगा। सिंपल आपके पास कोप एंड ड्रैग बॉक्स होता है। सिंपल मैंने आपको बताया था, कोप बॉक्स में पैटर्न हम अलग बना लेते हैं, ड्रैग बॉक्स में पैटर्न हम अलग बना लेते हैं। जस्ट लाइक आप देख रहे होगा, ये आपका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये कैविटी है, ये कैविटी इन्होंने बनाई है ऑलरेडी पहले से। उसके बाद यहाँ पे ये सैंड पार्टिकल्स को भरा प्रोसेस। अगर बना नॉर्मल तरीके से कास्टिंग करना है तो हम सैंड कास्टिंग को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये बहुत और यहाँ कैविटी बना दी। इस कैविटी को हमने अगेन इस बॉक्स में फिट कर दिया और फिट करने के बाद आप मोल्टन मेटल को इसमें पोर कर दो। तो ये एक तरह का कह सकते हैं आप कि कास्टिंग, जो सैंड कास्टिंग है, बहुत इजी मैनर में होती है और प्रोडक्ट में अच्छी सरफेस फिनिश आ जाती है। कुछ इस तरह से प्रोडक्ट आपका बन के निकल के आते हैं। तो एक इजी मैनर में सैंड कास्टिंग हम स्टडी करते हैं या फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ये देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये कास्टिंग जो होती है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, वो मास प्रोडक्शन के लिए सुटेबल होती है। मास प्रोडक्शन का मतलब समझिए आप कि हमें लार्ज अमाउंट में कोई भी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना है। अब हम बात करते हैं, जैसे आपको मैंने मैच प्लेट पैटर्न पढ़ाया था, अगर आपको याद हो आप रिकॉल कर लीजिए। मैच प्लेट पैटर्न में मैंने आपसे बोला था कि ये जो पैटर्न होता है मास प्रोडक्शन के लिए सुटेबल होता है, बट साइज क्या होता है और शेप और साइज क्या होता है, सेम होता है प्रोडक्ट का, आप वेरी नहीं करा सकते। सिमिलर केस यहाँ है। जो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग होती है वो सेम साइज के पैटर्न को लार्ज अमाउंट में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे करेंगे प्रोड्यूस, इसको एक रफली आइडिया अपने दिमाग में बैठा लीजिए कैसे क्या है। सबसे पहले हमें जो प्रोडक्ट बनाना है उसका हमने पैटर्न तैयार किया। किस चीज का पैटर्न तैयार किया? वैक्स का पैटर्न तैयार किया, मोम का। वो सेम प्रोसेस है, कोप एंड ड्रैग बॉक्स यूज करो, कैविटी बना के उसके बाद हमने पैटर्न तैयार कर लिया। ये हमारे पास पैटर्न हो गया। अब इस पैटर्न को जो है हमने यहाँ पे ये एक गेट सिस्टम के साथ, गेट सिस्टम या फिर आप कह सकते हैं रनर सिस्टम के साथ अटैच कर दिया। ये देखिए, ये वर्टिकल चीज हमारे पास दिख रही है। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको हमने ये पैटर्न चारों तरफ, दोनों तरफ लगा दिए हैं। ठीक है, ये रनर है आपका। अब इस पूरे सेटअप को हमने एक स्लरी कोटिंग कर दी है। स्लरी कोटिंग का मतलब समझ लीजिए, जस्ट लाइक आप मसी जोन या दलदल समझ सकते हैं। दलदल में क्या होता है, या कीचड़ जो भी है, अगर आप उसमें कोई भी आपके पास मेटल है या कोई भी मटेरियल है, उसको डिप कर देंगे दलदल में, तो डिप करने के बाद उसको बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उस मटेरियल के चारों तरफ कीचड़ वगैरह लग जाता है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्लरी बनाई है किसी भी मटेरियल की, चाहे आप सिरेमिक ले लो या फिर अलग अलग मेटल, जो भी जिसकी वजह, जो जिसकी इंटरनल सरफेस हार्डनिंग को इंक्रीज करता हो, जो सरफेस हार्ड को इंक्रीज कर सकता हो, तो आप इसकी स्लरी बनाएंगी। स्लरी का मतलब क्या है, उसको जो है एक तरह से मसी जोन टाइप का बना लेंगे उसको। अब उस मसी जोन में जैसे ही हम इसको डिप करेंगे तो ये मसी जोन होने की वजह से, स्लरी होने की वजह से, ये इस बैक्स पैटर्न के साथ साथ इस रनर पूरे सिस्टम पे अटैच हो जाए, स्टिक हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट, यहाँ दिख रहा होगा ये पूरा इसके साथ कोटिंग हो गई है। ठीक है, अब ये जो कोटिंग हो गई है, इस तरह का पूरा कोटिंग कोटेड आपको दिखेगा, कंप्लीट कोटेड।
इसमें हमने क्या किया है, मोल्टेन मेटल को एंटर करा दिया है। यहाँ देखो, ये हमने मोल्टेन मेटल को एंटर किया। जब मोल्टेन मेटल यहाँ एंटर करेगा तो ये जो पैटर्न है, इसके अंदर पैटर्न किस चीज का है, वैक्स का पैटर्न है। तो वैक्स का पैटर्न होने की वजह से जैसे ही मोल्टेन मेटल अंदर जाएगा, ये वैक्स के पैटर्न को मेल्ट कर देगा और मेल्ट करके यहाँ से बाहर निकाल देगा। क्लियर, बात समझ रही है? या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि जब वैक्स का जो पैटर्न रहता है, वो वैक्स का पैटर्न हीट की वजह से क्या होता है, मेल्ट होता है, होने लगता है, और मेल्ट होके यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये ओपनिंग वाल्व होता है जिससे हम बाहर निकाल देते हैं। जब बाहर निकाल देंगे तो कैविटी आ जाएगी हमारे पास। कैविटी होगी तो फिर हम मोल्टेन मेटल अगर एंटर करेंगे तो हमारे वही वही कैप्चर करेगा जहां जहां से कैविटी मिलेगी। तो जब ये कैविटी लेगी, कैविटी कंप्लीटली ले लेगा, उसके बाद जो ऊपर जो स्लरी है, वो कोटेड मटेरियल की स्लरी है, तो उसको हम सरफेस फिनिश के थ्रू या फिर सेक आउट करके बाहर निकाल देंगे। इस तरह से हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम कम इन्वेस्टमेंट, मतलब कम पैसे लगा के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, लार्ज नंबर में ह्यूज प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि हमारे लिए कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना के हम सेल कर पा रहे हैं, इसीलिए इसको हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बोलते हैं। क्लियर है भाई? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी लोग को? यस सर, यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए भाई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, तो इसके हमने एप्लीकेशन आपको बता ही दिए हैं। टॉयज वगैरह बनाना है या फिर आपको लार्ज अमाउंट मास प्रोडक्शन में कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को इजीली चूज कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग अनदर बहुत इंपॉर्टेंट कास्टिंग है। हमने अभी आपको बताया कि ये पाइप बनाने के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? पाइप आपको अगर बनाना है, सिलिंड्रिकल पाइप आपको बनाना है, तो वहां के लिए ये सेंट्रीफ्यूगल पाइप यूज होता है। इसमें करते क्या है, लिक्विड मेटल को एक मेटल मोल्ड इस तरह की होती है, सिलिंड्रिकल शेप की होती है, उसमें भर दिया हमने और इसको रोटेट कराया। अब रोटेट कैसे कराते हैं, तो ये देख लीजिए, इसको आप देखेंगे, ये ज्यादा क्लियर कर देगा। ये देखिए, ये हमारे पास चैम्बर है, यहाँ से हमने लिक्विड मेटल यहाँ से भर दिया है। ठीक है, अब इस लिक्विड मेटल को जिस सिलेंडर में भरा है, ठीक है, आप सिलेंडर भी कह सकते हो या डाई भी कह सकते हो, जो भी है, उसको हमने क्या किया, एक मोटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, या जैसे रोलर्स होते हैं, उन रोलर्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब ये जैसे ही मोटर को हम स्टार्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको डाई को स्पिनिंग करे, इस डाई को रोटेट कराएगा। जब रोटेट कराएगा तो जस्ट बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका जो लिक्विड मेटल है वो इसकी सरफेस पे स्टिक हो जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हो, ये आपका स्टिक हो जाएगा सरफेस पे, ये इस तरह से कोटिंग हो जाएगी। तो आप कह सकते हो जितनी थिकनेस की रिक्वायरमेंट होगी उतनी थिकनेस का मटेरियल उसकी सरफेस पे स्टिक हो जाएगा और सेंटर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा, वो हॉलो हो जाएगा। तो जब भी हमें पाइप वगैरह कंस्ट्रक्ट करना होता है तो हम सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की तरफ मूव करते हैं। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि आपने जो वॉशिंग मशीन देखी होगी, सबने देखी है वॉशिंग मशीन, सबके घर में भी होगी, उसमें ड्रायर होता है। ड्रायर का काम क्या होता है, कपड़ों को ड्राई करना। तो अगर हम उसमें लिक्विड जो गीले कपड़े जो है हमने ड्रायर में डाले, उसको स्टार्ट कर दिया, तो रोटेट करना जब शुरू करता है वो, तो कपड़े आप देखेंगे वो ड्रायर के चारों तरफ अटैच हो जाएंगे और वाटर पार्टिकल जो है वो कहाँ सेंटर पॉइंट पे कलेक्ट होके बाहर निकल जाएंगे। यही होता है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, जैसे ही हमने मोटर स्टार्ट किया वो उसको रोटेट कराएगा। रोटेट कराने की वजह से जो लिक्विड मेटल यहाँ आ रहा है, वो लिक्विड मेटल क्या होगा, स्प्लैश आउट होगा। स्प्लैश आउट होके कहाँ जाएगा, दीवार पे जो इंटरनल सरफेस है उसके साथ अटैच हो जाएगा, और जैसे ही अटैच होगा वो सॉलिड होने लगेगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कंटिन्यूअस पाइप, मतलब आप कह सकते हो कि एक सिलेंड्रिकल पाइप बन के तैयार हो जाता है। क्लियर है भाई? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का मतलब समझ में आ गया सभी लोग को?
बाकी लोग बताइए भाई। यस सर। सर रोटेटिंग वाला अच्छे से समझ में नहीं आया। रेहान क्या कह रहे हो? सर वो जो रोटेटिंग वाला था, जब मेटल मोल्टन मेटल अंदर जाता है तो मशीन को रोटेट करते हैं। हाँ, मशीन तो को सर रोटेट नहीं करते हैं, तो वो सिलेंडर जो होता है सिलेंडर या जो होता है डाई होती है हमारी, उसको रोटेट कराते हैं। सर, उससे करना क्या होता है सर, उसका यूज क्या होता है? पाइप केवल सर। देखिए आपने, नल वगैरह या जो हमारे पास नॉर्मल पाइप होते हैं, स्टील पाइप यस होते सर। हैं, देखे हैं वो कैसे होते हैं, हॉलो शेप के होते हैं ना, यस सर। और लॉन्ग पाइप होते हैं। यस सर। तो इस तरह का प्रोडक्ट आप कैसे बनाओगे? हम्म अगर आप कास्टिंग के थ्रू कैविटी बनाओगे तो सॉल उसमें मोल्टन मेटल भरोगे तो वो सॉलिड हो जाएगा। यस सर। बीच में कैविटी कैसे लाओगे? या तो उसमें आप एडिशनल मेटल, आप सपोर्ट लगाओ उसमें, है ना। यस सर। तो आप इस तरह के अगर प्रोडक्ट बनाना है, आपको कुछ करना है, तो आपको सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के थ्रू इजीली बना सकते हो ना। सर ये यूनिफॉर्मली बनता है कि कुछ कहीं कम कुछ ज्यादा? नहीं, नॉर्मली ये क्या होता है, डिपेंड करता है आरपीएम पे। अगर आरपीएम आपके कांस्टेंट है, आपने देखा होगा, इसको देखो, ये सब चीजें समझना हो ना, तो आप क्या करो, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है आपको वॉशिंग मशीन का, ड्रायर का, आप उसको देख लीजिए, उसको एक बार चलाइएगा, देखिए क्या होता है। जब आप इनिशियल कपड़े उसमें डाल के क्या करते हैं, स्टार्ट करते सर हैं रोटेशन। यस सर, सर जैसे कपड़े बीच में डाल दिए सर, थोड़े कम कपड़े, मतलब पूरा भरा हुआ ना हो, तो बीच में कपड़े डालते हैं, और जब उसको सुखा के निकालते हैं तो कपड़े जो उसमें पोर्स होते हैं किनारे किनारे, उसी में चिपक जाते हैं एकदम। हाँ, चिपकते हैं। तो यस सर। ये कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसी में दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ मैं, वो सुनिए। जैसे ही आपने ड्रायर में कपड़े डाले, उसको ऑन किए, तो आप देखिएगा स्टार्टिंग में साउंड के साथ वो रोटेट करता है, कुछ साउंड आएगी आपके पास, इरेगुलर साउंड साउंड आएगी, ठीक है। फिर यस जैसे जैसे आरपीएम उसके बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे आरपीएम बढ़ते चले जाएंगे, एक फिक्स्ड आरपीएम सेट हो गए। तो स्टार्टिंग में सपोज मानो 50 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, तो कुछ साउंड प्रोड्यूस हुई। फिर 50 से वो 100 आरपीएम हुआ, तो वो साउंड क्या हुई, थोड़ी स्मूथ हुई। फिर उसके मैक्सिमम आरपीएम, सपोज 400 आरपीएम पे मैक्सिमम आरपीएम है, 400 आरपीएम पे पहुंचा, उसके बाद स्मूथ साउंड हो गई। मतलब आपके पास कोई साउंड नहीं, स्मूथ साउंड आएगी कि हाँ, एक चीज रोटेट कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। होता है ऐसा। यस सर। तो हमारा यहाँ पे समझाने का मतलब यही है कि जब आप ये रोटेट कराते हो ये पाइप को, जो ये कैविटी आपकी जो है, इसको जब आप रोटेट कराते हो, ये बता रहा हूँ, ये देखिए, इसको जब आप रोटेट कराते हो, तो रोटेट कराने पे स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होते हैं, आरपीएम फिक्स नहीं होते हैं। बट एक सर्टेन टाइम बाद हमारे पास आरपीएम कितने हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं कि 400 आरपीएम पे हमें 5 मिनट के लिए इसको चलाना है, या 10 मिनट के लिए इसको रोटेट कराना है। तो जब कंटिन्यूस 400 आरपीएम पे 10 मिनट के लिए चलेगा, तो उसमें वेरिएशन आएगा क्या? नहीं आएगा वेरिएशन, वो तो फिक्स हो जाएगा ना एक तरीके से। समझ रहे हैं यस। ना? यस सर। मतलब वो एक कांस्टेंट मैनर में मूव करेगा। जब कांस्टेंट मैनर में मूव करेगा, तो चारों तरफ यूनिफॉर्मिटी आएगी या नहीं आएगी? यस सर। है ना। तो ये लॉजिक होता है कि आपको इसमें आरपीएम और टाइम का बहुत बाउंडेशन होता है, कि हमको कितना थिकनेस का चाहिए, कितने आरपीएम पर रोटेट कराना है, कितने टाइम के लिए रोटेट कराना है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। ओके सर। और बताइए भाई। और किसी को डाउट, किसी को कोई और? नो सर। आगे प्रोसीड करें
देखिए मैं Yes. गूगल से डायरेक्टली इमेज इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास गूगल पे लार्ज वैरायटी की इमेज मिल जाती हैं, और वो आप अलग अलग इमेज देखोगे तो उससे आपको पिक्चर क्लियर होगी। एक अगर मैं स्लाइड में लगा दूंगा, वो पिक्चर आपको क्लियर नहीं होगी। तो हम अलग अलग वैरायटी की जो इमेजेस हैं वो आपको दिखाते हैं, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि हाँ ऐसे भी होता है, प्रोसेस कैसे वर्कआउट करता है, ये सब उस पे रहता है। ठीक है ना? आप चाहो तो खुद जाके सर्च कर सकते हो, उस वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बट यहाँ पे जो चीजें बताते हैं वो आपको समझाने के लिए प्योरली रहेंगी। नेक्स्ट है आपकी सेल कास्टिंग, शेल मोल्डिंग कास्टिंग या सेल मोल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं आप इसका। तो ये प्रोसेस आप ये मान के चलिए कि एक तरह से थिन शीट या कोई एक पर्टिकुलर शेल बनानी होती है, शेल या केजिंग आपको बनानी है, तो उस तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए हम सेल कास्टिंग या सेल मोल्डिंग का यूज करते हैं। आपने देखा होगा बाइक वगैरह या जो इंजन होते हैं, बाइक के इंजन, तो वो कवर्ड होते हैं, उनकी केजिंग होती है। केजिंग मतलब एक प्रोटेक्शन लेयर होती है जो कि नट बोल्ट से टाइट होती है। आप लोग गौर से अगर देखिएगा तो वो केजिंग आपको बनानी है या सेल आपको बनानी है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमने एक, और उसको आप अगर ध्यान से देखिएगा तो वो थिन होती है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है, थिन होती है, पतली होती है, बट स्ट्रॉन्ग मटेरियल की बनी होती है। तो इन दैट केस आपका इंजन सेफ रहता है। तो यहाँ पे करना क्या है, प्रोसेस आपको दिख रहा होगा, ये हमने सेंट पार्टिकल्स भरा हुआ है, ये हमारे पास हॉट पैटर्न हमने ले लिया, पैटर्न जो हमारे पास है उसको हमने हीट कर दिया। जब हीटअप हो गया हमारे पास पैटर्न, तो उसको हमने जो सैंड हमारे पार्टिकल है रेजिन के साथ मिक्स है, उस चैम्बर में भर दिया। चैम्बर में भरने के बाद इसको 180 डिग्री रोटेट करा दिया। जब रोटेट कराएंगे तो ये पैटर्न आपका नीचे आ जाएगा, और ये सेंट पार्टिकल्स इस पैटर्न के इस तरह से सेटअप आ जाएगा आपके पास। जैसे ये सेटअप यहाँ पे आएगा, कुछ देर के लिए हम इसको इसी पोजीशन में रखने के बाद फिर अगेन इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने पे जो सेंट पार्टिकल्स हैं वो जो पैटर्न हीटेड कंडीशन में है उससे स्टिक हो जाएंगे सैंड पार्टिकल्स। इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ये सैंड पार्टिकल क्या हो गए, स्टिक हो गए। जब स्टिक हो गए हैं तो इसी सैंड पार्टिकल्स की वजह से हमारे पास एक शेल बन जाती है। देखो ये अलग शेल बन गई है, जिसको हम पैटर्न रिमूव करने के बाद बना अलग निकाल लेते हैं। इस शेल को ही हम यूज करते हैं प्रोडक्ट, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। देखो यहाँ पे ये शेल बनी, इसी सेल को उठा के यहाँ पे रख दिया हमने, और उसमें हमने चारों तरफ क्या भर दिए हैं, फिलर जो है आपके, और क्लैंप कर दिया। तो ये इस तरह से आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाता है, जिसको हम सेल कास्टिंग कहते हैं, शेल मोल्डिंग भी बोलते हैं। कुछ इस तरह से शेल होती है, आपने देखा होगा जो इंजन वगैरह की शेल होती है। देखिए ये देखो, ये दिख रहा है आपको, इंजन का इंटरनल शेल है ये। शेल का मतलब जो इंजन है, इंजन को अगर मतलब जो कवर होती है, केसिंग होती है, उसको खोल के देखोगे आप तो इस तरह का होता है। तो इस तरह की जब भी आपको बनाने होते हैं पार्ट्स, ये देखिए ये इंजन है, तो इसकी ये शेल हो गई है। शेल आपको इस तरह जब भी बनाना होता है तो आप शेल मोल्डिंग का यूज करते हैं। ठीक है, बात आ गई है समझ में? Yes, sir. क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट आपकी जो है वो है कंटिन्यूअस कास्टिंग। देखिए ये भी आपकी अनदर इम्पोर्टेंट ही कास्टिंग प्रोसेस है, बट इसको हम जनरली यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत लॉन्ग प्रोडक्ट आपको बनाना है, आप जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है और कंटिन्यूअस मैनर में बनाना होता है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास पोर इन बेसिन है, इसको एक चैम्बर में भर दिया, चैम्बर से हम अलग अलग पार्ट में इसको मूव कराते हैं, और साथ में रोलर्स लगे होते हैं। ये रोलर्स क्या करते हैं, जो लिक्विड मेटल यहाँ से गिर रहा है वो सॉलिड जैसे ही यहाँ आएगा वो सेमी सॉलिड कंडीशन में आता है, और सेमी सॉलिड कंडीशन में आते ही ये इसको रोलर्स की हेल्प से आगे मूव कराते चले जाते हैं, जिस तरह से आपका कंटिन्यूस प्रोडक्ट बनता है। देख रहे होंगे आप, ये इमेज देख रहे होंगे, इस तरह का जब भी आपको बनाना है प्रोडक्ट तो हमने रोलर्स लगा दिए, ये हमारे पास कॉपर मोल्ड लगा दिया है, ये आपका टनल भी कह सकते हैं, या फिर लिक्विड मेटल जिसमें हम भर भर के रखते हैं उसको।
तो इस तरह का लेंदी प्रोडक्ट आपको जब भी बनाना है तो कंटिन्यूअस कास्टिंग का यूज करें। ठीक है भाई, ये आपके टाइप्स ऑफ कास्टिंग है। अब डाई कास्टिंग आपका बचा है, वो मैं अभी बता रहा हूँ। तो इधर तक क्लियर है सबको? देख लीजिए एक बार, अच्छे से समझ लीजिए का डाई टाइप्स ऑफ कास्टिंग के बारे में। कोई भी कास्टिंग में डाउट हो तो बोलिए, बताइए भाई। है किसी को डाउट, कोई क्वेरी है? नो सर। आगे प्रोसीड करें। तो नॉर्मली आपको ये समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ कास्टिंग में कौन कौन सी कास्टिंग है और किस कास्टिंग का कहाँ यूज करते हैं। उनकी एप्लीकेशन क्लियरली समझ में आ गई होंगी सभी लोग को। अब जो हमारे पास, हाँ जी मुस्कान। सर कंटिन्यूअस कास्टिंग का यूज किस में करते हैं? किसका? कंटिन्यूअस कास्टिंग, ये लास्ट वाली। आपको प्रोडक्ट दिख रहा है ना सामने, स्क्रीन पे विजिबल है नहीं है? यस सर है। आपको जब भी इस तरह की रॉड चाहिए, शीट चाहिए, थिन शीट आपको बनानी है कंटिन्यूअस मैनर में, तो आप इस तरह की कास्टिंग का यूज करेंगे ना। आप अब इसका स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जैसे ये देखिए, ये शीट कंटिन्यूअस बनती चली जा रही है। आप अलग अलग कह सकते हो कि लॉन्ग मटेरियल या लॉन्ग प्रोडक्ट बनाने के लिए अब वो आई सेक्शन भी हो सकता है, थिन शीट भी हो सकती है, थिक शीट भी हो सकती है। अलग अलग चीज के लिए यूज कर सकते हैं आप, है ना। आपको प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन मैंने दे दी। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि अभी मुझे यहाँ पे कोई इमेज भी नहीं मिल रही है जिससे और क्लियर कर सकूं। देखिए, ये देखिए, इंडस्ट्री वगैरह में इस तरह से बनती है। ये देखिए गाटर वगैरह देखिए आपने, जो आपका जब कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, हैवी रॉड, इस तरह देखिए ये सीट होती है, ये थिक शीट होती है, या इस तरह की स्लाइड आपको बनानी है तो वो आप यहाँ से बना सकते हो। ये है इसके एप्लीकेशन, देख रहे हैं आप? यस सर, थैंक ठीक यू है, सर। तो सारी चीजें अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है। आप एक बार उसको सर्च मारेंगे तो सब चीजें मिल जाएंगी। बस फर्क ये हो जाता है कि हम ही सर्च करके दिखाएं, आप लोग कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं। चलिए खैर, तो अभी हम बात कर रहे हैं डाई कास्टिंग प्रोसेस, जो कि आपके सिलेबस में है। तो इसके बारे में जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज हॉट वर्किंग प्रोसेस और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, या डिफरेंस क्या है दोनों में। हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग में क्या डिफरेंस है, बताइए। ये पढ़ा चुका हूं मैं पहले आपको। What is the difference between working process and cold working process? बताइए भाई। किशन, यस सर। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर हॉट वर्किंग प्रोसेस उसको कहते हैं जिसमें हीट देना पड़े, और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस जिसमें हीट इवॉल्व हो। हीट रिवॉल्व हो। प्रशांत, यस सर। क्या डिफरेंस है दोनों में भाई? सर हॉट वर्किंग प्रोसेस में सर टेम्परेचर सर क्रिस्टलाइजेशन के एबव होता है, और सर कोल्ड में बिलो होता है। तो बता क्यों नहीं रहे आप? मतलब बिल्कुल फोर्स करके पूछूं मैं तभी आप बताएंगे। हम्म। नो सर, ऐसी बात आप नहीं। आप लोग से जब पढ़ा दिया उसके बाद भी अब आप लोग नहीं बता पा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना भाई।
समझ रहे हैं ना बात? थोड़ा सा अगर कोई टॉपिक पूछ रहे हैं आपसे तो आप उसको रिकॉल किया करें, ऐसे नहीं कि मतलब सर ने पढ़ा दिया पुराना भूलते चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। देखिए, डाई कास्टिंग प्रोसेस में बेसिकली हम डाई का यूज करते हैं, ये स्क्रीन पे देखिएगा आपको दिख जाएगा थोड़ा। देखिए फिगर दिख रहा है सभी लोग को स्क्रीन पे? यस सर। ये देखो, ये पूरा सेटअप जो होता है वो मेटल का होता है, और ये जो डाई होती है वो मेटेलिक डाई कहते हैं, इसको कहते हैं। इसका जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी मेटेलिक यूज हो रही हैं, और जो डाई है वो स्पेशली वो मेटल की बनी होती है, जो कि अगेन एंड अगेन रीयूज की जाती है, उसको हम बार बार यूज करते हैं। ठीक है, वो आपका कभी उसको ब्रेक नहीं करते हैं। ये जो पैटर्न है, ये जो आपकी डाई है, ये दो पार्ट में मिलके बनी होती है। एक फिक्स डाई होती है, ये आपका मूवेबल होती है, यहाँ से हम मूव करके पैटर्न को निकाल देते हैं। तो वो सब तो अभी मैं बताऊंगा आगे, लेकिन एक्चुअली में डाई जो कास्टिंग प्रोसेस होता है, ये प्रेशर डाई कास्टिंग भी कहते हैं इसको, ग्रेविटी डाई कास्टिंग भी कह सकते हैं, ग्रेविटी के थ्रू या प्रेशर के थ्रू इससे पे भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल बोलिए हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम मेटल को, जो हमें प्रोडक्ट बनाना है, इस तरह से यूज करें कि हम उसको एक चैम्बर में भरते हैं और उसको हीट अप करते रहें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, हीट करते रहें ताकि वो सॉलिड ना हो, तो उसको हम बोलेंगे हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस, जो आपके सामने फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, एक होता है कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस। कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, लिक्विड मेटल को आप डायरेक्टली लाइए, उसको यहाँ पे मेटेलिक डाई किसी चैम्बर में नहीं रखेंगे ना, हम उसको हीटअप करेंगे, आप सिंपल उसको लाइए और डायरेक्ट एंटर करा दीजिए इस तरह से। तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा जो प्रोसेस है वो कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये प्रेशर नॉर्मली हमारा यूज होता ही है, दोनों यूज होता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग की हम बात कर रहे थे। तो हॉट वर्किंग क्या होता है, जब मेटल जो हमारा है अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर और बिलो द मेल्टिंग पॉइंट जब हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है वो हॉट वर्किंग प्रोसेस कहलाएगा। और जब हमारा प्रोसेस बिलो दी नॉर्मल रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये हमारा प्रोसेस किसके अंडर आएगा, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के। यहाँ पे हमें दो इस बात का ध्यान रखना है कि हॉट वर्किंग करना है या कोल्ड वर्किंग करना है, उसके बेसिस पे हमारा प्रोडक्ट डिसाइड होगा कि कैसा है प्रोडक्ट। क्लियर होगा, समझ में आया है ना? ठीक है भाई, यस सर। क्लियर है? हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या है क्या नहीं है? चलिए, तो अटेंडेंस दे दीजिए मुझे। आज के लिए यही स्टॉप करते हैं, डाई कास्टिंग आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर बताइए, कहाँ से स्टार्ट है? 68 69। 68। रोल नंबर 68। यस सर। 68 रोल नंबर क्या परमानेंटली छोड़ गए हैं क्या? किसका है 68 रोल अच्छा, नंबर? ज्वाइन करते हैं। हाँ चंदन, रोल नंबर सर 68 प्रेजेंट किसका है? अभिषेक का सर प्रेजेंट है आज। थोड़ा तेज बोलो, क्या कह रहे हो? सर प्रेजेंट है 68। कहाँ है, कौन है 68 रोल नंबर? किसका है 68 रोल नंबर? अभिषेक? यस सर। कहाँ गायब रहते हो भाई, कहाँ गायब रहते हो? डेली ज्वाइन करते हैं। डेली ज्वाइन करते हो? हमें तो नहीं दिख रहा है। लास्ट क्लास में भी एब्सेंट थे आप, उससे भी लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, फिर सर बस 2 क्लास में एब्सेंट था।
नहीं, मुझे तो यहाँ पे काफी एब्सेंटीज दिखा रही है आपकी। नो सर। हम्म? अब या तो भाई अटेंडेंस झूठ बोल रही है जो मैंने ले रखी है, या आप झूठ बोल रहे हो, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्लास आपको रेगुलर करिए क्लास, ऐसा नहीं है कि जब मन आया छोड़ के चले गए, या अटेंडेंस लेते टाइम पे आप रहें अगर, तो क्लास मानते हैं कि आपने क्लास की या नहीं की है। ज्वाइन होके गायब हो जाओ तो क्या मतलब है तुम्हारा। चलिए 69 रोल नंबर। प्रेजेंट सर। 70। सर मेरी बता प्रेजेंट दीजिए, सर। मेरी ठीक है सर। बेटा जिससे सर बोला जाए रोल नंबर 70 वो प्रेजेंट। मतलब कि अगर एक से हम बात कर रहे हैं रोल नंबर 68 से, तो फिर मैं हर एक की बताऊं डिटेल। जब आपकी शॉर्ट होने लगेगी मैं आपको बता दूंगा कि आपके भी साथ भी प्रॉब्लम चल रही है। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर, सर रोल नंबर 70 इज प्रेजेंट। हाँ जी ठीक है। मतलब बीच में इंटरप्ट करना जरूरी है, अगर कोई चीज मतलब पढ़ा रहे हैं आप लोग को या कोई चीज समझा रहे हैं, तो आप लोग को इंटरप्शन बीच में करना जरूरी होता है। क्यों अभिषेक? सॉरी सर। थोड़ा ध्यान रखा करो, मतलब हम कंटिन्यूस एक एक घंटे से बोल रहे हैं अगर, तो हमको भी लगता है कि थोड़ा सा आराम से अटेंडेंस ले लें बिना किसी इंटरप्शन के। आप तो म्यूट करके यहाँ सुनते रहते हैं, एटलीस्ट जब अटेंडेंस ले रहे हैं तब बोलने के लिए आपसे बोलते हैं, बीच में आपसे बोलते हैं तब तो आप साइलेंट रहते हो। सर बस पूछ लिया सर, मुझे लगा अगर शॉर्ट हुई तो सर मैं ध्यान रखूंगा, इसलिए पूछ लिया बस, और कुछ नहीं, सॉरी। रोल नंबर 71। 72। Yes, sir. 73। 74। प्रेजेंट सर। 75। Present, sir. 76। 77। यस सर। 78। Present, sir. 79। 80। Yes, sir. 81। प्रेजेंट सर। 82। Yes, sir. 83। यस सर। 83। यस सर प्रेजेंट 83। 84। Yes, sir. 85। Present, 86। sir. Present, sir. 87। Yes, sir. 88। प्रेजेंट सर। 89। 90। 90, 91। 92। 93। प्रेजेंट सर। 94। 95। Present, sir. 96। प्रेजेंट सर। 97। 97। 98। Present, sir. 99। Yes, sir. ठीक है। 100। प्रेजेंट सर। 101। 2। 3। यस सर। Yes, 4। sir. 5। Present, sir. 6। प्रेजेंट सर। 7। Present, sir. 8। Yes, sir. 9। 109। 10। 11।
Present, sir. 12, Yes, sir. 13, Yes, sir. 14, Yes, sir. 15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, Present, sir. 18, Yes, sir. 19, Present, sir. 20, 21, Yes, sir. 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, Yes, sir. 27, 28, Present, sir. 29, 30, 31, Present, 30, sir. 31, 32. Present, Present, sir. ठीक है। Sir, 97 present. 97 कौन है भाई? नवनीत। Yes, sir. ठीक। एब्सेंटीज के रोल नंबर बता रहे हैं, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। रोल नंबर 71, 73, 76, 79, 89, 90, 91, 92, Excuse me, sir. 94, 91 is present. 94, 109, 110, 120, 129 and 130। ठीक है। चलिए फिर थैंक यू स्टॉप सर। करते हैं क्लास। थैंक